नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर अलग है, मेल आईडी गिवन है। आज दोस्तों प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बंदे ने पूछी है, स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और उसका क्या है कि उसने एपीएफसी पैनल्स, जैसे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल्स जो होते हैं, उसकी वर्किंग पूछी है कि कैसे उसमें कितने केवीएआर का कैपेसिटेंस लगाया जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस में ये है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए केवीएआर रेटिंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वो कैपेसिटेंस पूछते हैं केवीएआर रेटिंग में, ठीक है, ना कि फेरेड में या माइक्रो फेरेड में। वो केवीएआर रेटिंग के हिसाब से पूछते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पावर फैक्टर करेक्शन है क्या। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ पावर फैक्टर, तो हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है आपका एफिशिएंसी होगी। मतलब हायर द पीएफ हायर द मशीन एफिशिएंसी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अच्छा ये पावर है दैट इज इन किलोवाट, इसको हम एक्टिव पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ये मान के चलते हैं कि सब चीज आपको बेसिकली पता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। करंट जब लीड करता है वोल्टेज से तो पीएफ लीड माना जाता है। जो पावर फैक्टर की लीडिंग होती है वो करंट पे डिपेंडेंट होती है। तो मतलब कि पावर फैक्टर की लीडिंग उस फैक्टर से होगी जब करंट पोटेंशियल से बड़ा होगा। और करंट पोटेंशियल से फेज में बड़ा किस चीज में होता है, कैपेसिटर लगाने से होता है। इसीलिए पैरेलल में कैपेसिटर लगाया जाता है पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए। पैरेलल में लगाया जाता है क्योंकि जो सोर्स का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल उसके कैपेसिटर्स के एंड के अक्रॉस भी मेंटेन्ड हो, इसीलिए कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया जाता है लोड की, ठीक है, फॉर एपीएफसी या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। इसमें एक तरीका है। तरीका ये होता है कि जब कैपेसिटर जो है वो आपका पैरेलल में लगता है तो क्या उसके अक्रॉस पोटेंशियल वही पोटेंशियल होता है जो पोटेंशियल सोर्स का होता है, जो लोड के अक्रॉस होता है। ऑब्वियस ही बात है, करंट लीड करेगा, पोटेंशियल लैग करेगा जब कैपेसिटर लगा है। मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में आई इज द नेट करंट, ठीक है। ये मोटर में करंट कोई IM जा रही है, इसमें जा रही है IC, ठीक है, IC को करंट जा रही है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द PF टू 0.9, मतलब दिस इज अवर cos फाई 2 0.9, फाई 2 कितना हुआ cos इनवर्स 0.9, ठीक है। इसी तरह PF ओरिजिनल जो है आपका फाई 1 कितना है cos इनवर्स 0.7, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। इनिशियल बात के पावर फैक्टर्स मतलब कैलकुलेटेड हैं। अब एंगल फेस कैलकुलेटेड है, पावर फैक्टर का cos फाई होगा। अब इसमें अगर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कैसे बनेगा, V हो गया हमारा पोटेंशियल, या मान के चले हाँ ठीक है V हो गया, दैट इज IC, ठीक है, दैट इज I, दैट इज IM, ये लोड का करंट, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, व्हाट विल बी रिजल्टेंट, दैट इज द I। नेट करंट जो है जो ड्रॉ किया जाएगा I, वो ये I होना चाहिए। तो ये I क्या है, रिड्यूस्ड पावर फैक्टर फाई 2 मान के चले, एंड दैट इज होल इज फाई 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द इम्प्रूव्ड PF एंड दैट इज द इनिशियल पावर फैक्टर। इसके टर्म्स से हम ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात लिखते हैं तो I cos फाई 2 इज इक्वल्स टू IM cos फाई 1, ठीक है, दैट इज द इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर, ठीक है। इम्प्रूव पावर फैक्टर का फाई 2 है।
हमेशा याद रखिए फॉर पीएफ इंप्रूवमेंट phi2 is always less than phi1 and hence cos phi2 is greater than cos phi1. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द केस, तो हम क्या कर सकते हैं, i निकाल सकते हैं, im cos phi1 by cos phi2, इससे i निकल आएगा हमारा. ठीक है, दैट इज द i. अच्छा, ये दैट इज फॉर एक्टिव कंपोनेंट. फॉर रिएक्टिव कंपोनेंट देखते हैं. फॉर रिएक्टिव कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टिव कंपोनेंट में कैसा आएगा, आपके साइन कंपोनेंट आएंगे. तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी, पावर फैक्टर किसका बढ़ गया है, आई का बढ़ गया है. आई मतलब जो इम्प्रूव पावर फैक्टर के साथ क्या है, आई साइन phi2 इज इक्वल्स टू आई एम साइन phi1 माइनस IC, या IC इज इक्वल टू क्या है, आई एम साइन phi1 माइनस I साइन phi2. ठीक है, दैट इज, तो ये क्या है, दैट इज द कैपेसिटिव करंट. आई एम क्या है, आई एम, दिस इज द, व्हाट इज दिस, रिएक्टिव component of current before PF correction. ठीक है, before PF correction, and that is the reactive component of current after PF correction. ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट बिफोर पीएफ करेक्शन, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट आफ्टर पीएफ करेक्शन. आपको इसमें phi1 phi2 पता है, im पता है, i पता है. i की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, कैपेसिटेंस रिक्वायर, कैपेसिटेंस निकालना है, इंपॉर्टेंट बात है. IC निकला है, कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन क्या होगी, हम जानते हैं V क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल इसका और इसका सेम है. V इज इक्वल टू IC XC. ठीक, सी XC क्या है, रिएक्टिव, सॉरी, IC इज द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर है Z जो होता है, इसको हम रिएक्टिव इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको रिएक्टिव इम्पीडेंस भी कहते हैं. VC इज इक्वल टू IC XC. अब यहाँ पे क्या है, सिंस हम जानते हैं XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C होता है, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IC बाई ओमेगा C. C कितना आएगा, IC अपॉन V इंटू ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई f रख सकते हो, और 2 पाई V आपका दिया हुआ, दिस इज V एंड दिस इज f. ठीक है, इससे आपका रख के यहाँ पे C की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी. क्लियर है, तो दिस इज द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द पीएफ टू 0.9 लैगिंग, 0.7 से 0.9 तक. क्लियर है. नेक्स्ट है, इसको जरा एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको पावर ट्रायंगल याद होगा, दिस इज द पावर ट्रायंगल, दैट इज KVAR. ये KVAR and that is KW and that is KVA, और ये that is the phi. ठीक है, तो पहला क्या है, जो आपका KVAR होता है, KVAR फॉर, इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर KVAR टू improve the PF ऑफ इक्विपमेंट. ठीक है, KVAR कितना, KVAR चाहिए, पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द इक्विपमेंट. किसी इक्विपमेंट का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमें कितना KVAR चाहिए, वो होता है KW tan phi1 minus tan phi2, that is the initial
पावर फैक्टर एंड दैट इज द इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। ठीक है, KW जो होता है वो कैन बी एडेड फॉर सक्सेसिव लोड्स। ठीक है, तो ये कैसे निकला, बहुत सिंपल है। KVAR रेटिंग है, अगर हम यहां से निकालेंगे तो हम देखेंगे tan phi क्या आता है, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब KVAR बाई KW। तो क्या आपका KVAR यहां से क्या निकल आएगा, KVAR इज इक्वल्स टू KW tan phi। ठीक है, ये लेकिन ये KW क्या है, नेट KW है सक्सेसिव लोड का। अब यहाँ पर ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि सिंक्रोनस मोटर इम्प्रूव्स द पीएफ ऑफ लोड 200 किलोवाट। मतलब पहला लोड जो है दिस इज P1, ये आपका 200 किलोवाट है। ठीक है, और इसमें भी 0.8 लैग आ रहा है, तो मतलब दिस इज Phi1 क्या है, cos Phi1 दैट इज 0.8। ठीक है, इंप्रूव किया गया और लोड साइमल्टेनियसली बढ़ाया गया, वो 80 किलोवाट का लोड था, तो हमने लोड 80 किलोवाट का बढ़ा दिया, दैट इज P2। ठीक है, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब पावर फैक्टर कितना आया हमारा, दिस इज दैट इज Phi2 cos Phi2 कितना है, 0.9। ठीक है, 80 किलोवाट लोड बढ़ाने के बाद, तो ये OA हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो पूछा गया है लीडिंग KVAR टेकन बाय द मोटर। मोटर इसमें कितना KVAR लीड करेगी, मोटर कर देंगे दिस इज ये दिस इज द एंड दैट विल बी द phi m, दैट इज द cos phi m जो होगा वो होगा PF ऑफ मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे देखिए, तो ये एंगल जो है दैट इज Phi2 है, ये एंगल जो है दैट इज Phi1 है। ठीक है, तो ये आपका जो दिस एंगल इज Phi m, दिस इज Phi1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लीडिंग KVAR टेकन बाय द मोटर, लीडिंग KVAR क्या होगा, मोटर का लीडिंग KVAR होगा ABCDE बना के रखा है हमने। लीडिंग KVAR कितना होगा, CE कितना हो जाएगा, BE माइनस BC। ठीक है, BE माइनस BC। अब BE क्या है, व्हाट इज BE, BE इज इक्वल्स टू AB माइनस BC। BC कितना है, दैट इज BC। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, कैसे हो जाएगी भाई, व्हाट इज दिस, ये कितना होगा, ये आपका KVAR कौन सा है, 2 है। ठीक है, एंड AB दिस इज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज KVAR 1। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें KVAR 2 और KVAR 1 अगर पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे। तो KVAR 2 और KVAR 1 हमारा पता हो सकता है, हमारा cos phi दिया है और एक साइड दी है। तो अगर हम बात करें बेसिक अपने फॉर्मुलेशन की, इस पावर ट्रायंगल की बात करें जिसमें कि आपका बेस दिया हुआ है KW और आपको पता करना है दिस एंगल, मतलब जब आपका परपेंडिकुलर है तो cos phi का लगाते हैं, तो cos phi1 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज P1 बाय बेस बाय, सॉरी आप लगाइए tan, इसमें ये साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको बिगाड़ दें तो हम ये बात ऐसे मान चलते हैं, P1 दिया है आपका 200 किलोवाट। ठीक है, Phi1 दिया हुआ है, ये निकालना है आपको, दैट इज KVAR 1 निकालना है आपको। KVAR हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan की बात करते हैं, tan Phi1 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस KVAR 1 अपॉन P1, तो KVAR 1 इज इक्वल टू P1 tan Phi1। ठीक है,
आपको phi1 कैसे निकलेगा, P1 tan cos इनवर्स y से kVAR1 निकल आएगा, ठीक है। ऐसे kVAR2 भी निकल आएगा, दैट इज P1 प्लस P2, इसका क्या है P1 प्लस P2 tan cos इनवर्स 0.9, इससे kVAR1 और kVAR2 निकल आएंगे। जब ये दोनों निकल आएंगे तो यहाँ पे रख देंगे इन दोनों में, तो आपकी क्या आ जाएगी, व्हाट विल यू गेट, लीडिंग kVAR ऑफ द मोटर, ठीक है, लीडिंग kVAR ऑफ द मोटर निकल आएगा। नेक्स्ट अब क्या है, kVA रेटिंग ऑफ द मोटर। अब एक बार यहाँ का kV, दिस इज द kVAR ऑफ मोटर, एक बार ये निकल आया तो ये एंगल हमें अभी नहीं पता है, लेकिन kVA रेटिंग ऑफ द मोटर पता है। kVA रेटिंग मोटर में दिस इज आपको पता करना, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, हाउ विल यू फाइंड दैट, तो kVA क्या होगा, इसमें देखिए दिस BC का स्क्वायर, देखिए kVA रेटिंग क्या होगा, BC होगा, BC एंड लीडिंग kVAR ऑफ द मोटर क्या होगा, दैट इज CE होगा, ठीक है। PF ऑफ द मोटर ऑपरेट्स 5M होगा, ठीक है। तो BC क्या होगा, BC हो जाएगा आपका BE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, B स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, BE क्या है, व्हाट इज BE, BE इज इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो होल स्क्वायर प्लस CE आपने भी निकाला है, दैट इज CE, ठीक है, यहां से CE आ जाएगा, तो आपको BC kVA रेटिंग पता चल जाएगी मोटर की। नेक्स्ट है PF एट विच द मोटर ऑपरेट्स, तो अब ये पता है आपको, kVA पता है, kVAR पता है, तो आपका phi निकल आएगा, कैसे, आपका पता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin phi m, कैसे निकलेगा, ये तो साइन से निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज phi निकाल लीजिए, ये डायरेक्टली cos phi m भी निकाल सकते हैं। यह है बेस है आपका BE अपॉन हाइपोटेन्यूज kVA में जो आपका BC निकला है, BC जो निकला है यहाँ से वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग हाउ वी कैन कंप्यूट द kVA रेटिंग। इसमें आपको थोड़ा सा भी और पढ़ना होगा, वो पढ़ना इस सेंस में होगा कि किस तरह से जो है आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज लगती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट होता है तो आपका दिस इज KW रिमेन अनचेंज, दैट इज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, एंड दैट इज दिस इज लाइक एंड दिस इज लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द phi1 और दैट इज द phi2, दैट इज इम्प्रूव्ड PF। जब PF इम्प्रूव करेगा तो kVAR कम हो जाएगा, kVAR2 दैट इज kVAR1। तो जब PF इम्प्रूव करेगा तो kVAR2 मतलब kVAR मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो आपके इस इक्वेशन पे अगर हम इस पे बात करते हैं कि kVAR, तो kVAR हमारा क्या होता है, एक रिएक्टिव या ऐसे कह सकते हैं हम अनवांटेड क्वांटिटी होती है जिसको हमें कम करना होता है। तो अगर हम बात करें जनरल हम एक सिनेरियो बना लें, दैट इज क्योंकि हमारा कैपेसिटर लगा है इसलिए कैपेसिटर लगने से क्या होता है, आपका एक्सी का अपोजिट डायरेक्शन में इंपीडेंस होता है, इसलिए ट्रायंगल नीचे की तरफ आया है। दैट इज अवर kVAR, ठीक है, दैट इज KW, दैट इज kVA। तो ये जो हमारा है दैट इज द अनवांटेड कंपोनेंट, ठीक है, अनवांटेड कंपोनेंट, दैट इज द एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। ये अनवांटेड है, रिएक्टिव कंपोनेंट है, जैसे खरपतवार उगाते हैं वैसे इसका भी हमें बिल पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी पावर एक्चुअल में क्या होती है वो ये वाली होती है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि इस kVAR को मिनिमाइज करना है। देखिए व्हेन phi इज इक्वल, cos phi जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। cos phi ये PF जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वैल्यू इसकी 1 होगी। और cos phi 1 क्या होता है, when phi is equals to 0 डिग्री। जब अपने आप की चीज 0 हो जाएगी तो kVAR खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो आपकी
पावर फैक्टर cos फाई जो होता है वो 0.5 से 0.98 तक जाता है। 0.98 इज द बेस्ट, ठीक है। 0.98 1 क्यों नहीं सकता कि इसका मतलब केवीआर लॉसेस बिल्कुल जीरो हो गए हैं, जो कि हो नहीं सकते, क्योंकि अगर फाई जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली केवीआर मर जाएगा और केवीए केडब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर कब होता है जब, इसलिए पावर फैक्टर का रियल रेंज क्या है 0.5 से 0.5 सबसे पुअर, 0.98 बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 कभी नहीं हो सकता कि 1 तब तक नहीं हो सकता जब तक केवीआर मर ना जाए, लेकिन केवीआर जो है वो सस्टेन रहेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट अनवांटेड कंपोनेंट है, किसी का कॉस्ट कंपोनेंट लिया जाएगा तो उसका साइन कंपोनेंट तो जरूर आएगा ही आएगा अपने आप में। जैसे फोर्सेस को लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी में एक्टिव या एफ कॉस फाई एफ साइन फाई में हम बांटते हैं, तो वैसे दिस इज द अनवांटेड कंपोनेंट, ये आएगा ही आएगा। तो फाई जीरो होने पर ही केवीआर मिलेगा, लेकिन फाई जीरो कभी हो नहीं सकता, केवीआर कभी जा नहीं सकता, इसीलिए कभी भी कॉस फाई हमेशा वैल्यूज की मैक्सिमम 1 कभी आती ही नहीं है, हमेशा 1 से कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। तो दिस इज द एक छोटा सा जेन्युइन एक आपको एक व्यू दे दिया कि पावर फैक्टर करेक्शन, या इसको हम कभी कभी एपीएफसी भी कहते हैं, एपीएफसी मॉडलिंग। तो एपीएफसी मॉडलिंग जो है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन मॉडलिंग में इसी तरह के कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करते हैं निकालने के लिए कि कितने केवीए रेटिंग का कैपेसिटर लगाओ। तो कैपेसिटर की रेटिंग या केवीआर में नापी जाती है, माइक्रोफैराड में नहीं नापी जाती, क्योंकि वो रिएक्टिव कंपोनेंट पे हम फोकस कर रहे हैं कि रिएक्टिव कंपोनेंट को हम कम से कम कर सकें, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और रुक के देखिएगा तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है, मेल भी दिया हुआ है। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि कीप लर्निंग, कीप बीइंग इम्प्रूविंग, जिससे कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेट को प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू।